चलो ध्यान दो। प्रश्नावली 6 सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है तो सिद्ध कीजिए कि उसकी परिधि में वृद्धि की दर उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। कह रहा है उसकी परिधि में वृद्धि की दर उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी और उससे पहले कहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ये तो इतना मान लेना है। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा है प्रश्नावली 6A, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r दिया है। ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर स्थिरांक है। कह सकते हैं नहीं कह सकते? जब कोई गाड़ी एक समान चाल से जा रही है तो हम कह सकते हैं कि उसकी चाल स्थिरांक है, बदल नहीं गई है, कांस्टेंट है। जैसे कहा गया एक गाड़ी 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती जा रही है तो अब 40 में कोई बदलाव होगा? जो हमने कहा बस उसी चाल से चलती जा रही है तो 40 में कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। अर्थात 40 स्थिर हो गया ना। अब वही काम यहाँ पे होगा। दिया है क्या बदल रहा है जी, क्षेत्रफल एक समान दर से बदल रहा है। क्या दिया? हाँ, एक समान दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किससे प्रदर्शित करेंगे जी? क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। किसके सापेक्ष यहां बदलने की दर दी गई है? कुछ नहीं दिया ना, तो इसका मतलब समय के सापेक्ष लेना है। प्रदर्शित किससे करेंगे इसको? डीए डीटी बराबर क्या है? स्थिरांक। कुछ ले लिया जाए स्थिरांक। हिंदी में तो स्थिरांक सवाल में लिखेंगे ही मान रखते समय। हमने मान लिया कि के है, कुछ भी है उससे नहीं मतलब है, बस स्थिरांक है। हो गया ना, कांस्टेंट हम के मानते भी हैं। इतना हमने मान लिया। अब हमको जो सवाल में निकालना है उस पर चलते हैं। कह रहा है वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब परिधि में वृद्धि की दर निकालना है हमें। किसमें वृद्धि की दर निकालना है जी? परिधि में वृद्धि की दर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो परिधि हम यश से प्रदर्शित करते हैं ना, तो क्या किया जाए? ds dt इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब इसमें काम क्या करोगे तनिक हमको समझाओ। हमने सवाल में तुमको कहा था इस तरह के सवालों को, या कहीं भी कोई भी सवाल लगाओ तुम, जितनी चीजें पता होती हैं अगर उनका सूत्र जानते हो तो उनका सूत्र लिखना पड़ता है। होगा कि नहीं ऐसा? जितनी चीजें सवाल में पता है या जो चीजें ज्ञात करनी है अगर उसका सूत्र पढ़े हो तो उसका सूत्र तुम्हें लिखना पड़ेगा। बिना सूत्र लिखे काम नहीं होगा। कैसे? अगर हम सोचें कि छोड़ो जाने दो, क्षेत्रफल से निकालने कोनो मतलब नहीं है, क्षेत्रफल का सूत्र लिखने कोनो जरूरत नहीं है, तो परिधि में वृद्धि की दर पूछा है ना, तो परिधि यश का सूत्र हमने लिख दिया। यश बराबर क्या? 2 पाई आर। यश बराबर हमने क्या लिखा? 2 पाई आर। अवकलन किसके सापेक्ष करना है? टी के। डीएस dt बराबर 2 पाई बाहर आर का अवकलन dr dt। dr dt कहां दिया है सवाल में? कहीं दिया है? नहीं। dr dt कहां से मिलेगा हमें? उस dA dt से मिलेगा। किससे मिलेगा? dA dt से। इसलिए उसका फॉर्मूला लिखना आवश्यक है। जब तक उसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तब तक नहीं होगा। सामने समझा दिया इस सवाल को। इस तरह का सवाल बताया गया था अभी। आयतन में परिवर्तन की दर दी गई थी, वक्रपृष्ठ में परिवर्तन की दर पूछा था, तो पहले आयतन से हमने त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकाला था, उसके बाद तब हम वक्रपृष्ठ में परिवर्तन की दर पर गए थे ना। इसका मतलब जो चीजें दी गई हैं उसका भी फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे एक अज्ञात राशि का मान मिलेगा जिसका प्रयोग आगे के सवाल में होगा।
ठीक, तो क्या करना होगा पहले इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा है तो पहले लिखोगे इसमें, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या पाई आर स्क्वायर, किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, इधर dA dt बराबर पाई बाहर dt ऑफ किसका आर स्क्वायर का। तनिक ध्यान से dA dt का मान रख दो, क्या है dA dt का मान k, तो dA dt की वैल्यू है k बराबर पाई बाहर, ये आर स्क्वायर है, घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, परंतु आर के ये t के सापेक्ष आर का कर रहे हो इसलिए क्या लिखेंगे dr dt लिखेंगे। हो गया ना, फिर इधर आ जाओ, ध्यान से देखना, k बराबर बचा क्या 2 पाई r इंटू dr dt, यहां से तो हमको dr dt मिल जाएगा ना। अब तो dr dt को रोकोगे, बाकी को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दोगे, k अपॉन 2 पाई r इज इक्वल dr dt, इक्वेशन नंबर 1। हो गया ना। अब अगले सवाल में जहां dr dt आएगा इसी को हम रख देंगे, k को कांस्टेंट जानते ही हो, 2 पाई को कांस्टेंट जानते ही हो, सारे खत्म हो जाएंगे। कांस्टेंट हटता है तो कौन सा चिन्ह लगता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती हटता है तो कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट हटेगा तो पुनः अनुक्रमानुपाती लगेगा। जैसे अगर हम लिखें r अनुक्रमानुपाती 1/l, तो r इज इक्वल k इंटू 1/l लिखेंगे ना, तो अगर k अगर फिर हटा दें तो फिर क्या हो जाएगा r अनुक्रमानुपाती 1/l। तो अगर कांस्टेंट हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती लगता है, अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है। फिर अब देखो परिधि की चर्चा करो, परिधि S बराबर 2 पाई r, क्या हो जाएगा जी, t के सापेक्ष अवकलन। ध्यान से देखना, इसको लिखे ds dt, इसमें 2 पाई बाहर और इसको क्या लिख दिए dr dt, लिख दिए नहीं लिख दिए, मान रखने पर फिर मान रख दो 2 पाई गुणा इसका मान k बट्टे 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ds dt बराबर k बट्टे r, या ds dt अनुक्रमानुपाती 1 बट्टे r, चूंकि k बराबर स्थिरांक। तो ds dt क्या है, ds dt क्या है, परिधि में वृद्धि की दर है, और r क्या है, तो 1 बट्टे r है ना, अर्थात त्रिज्या का व्युत्क्रम, क्या है त्रिज्या का व्युत्क्रम। तो कहें कि जो ds dt है त्रिज्या के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती है, या तो हम कहें कि ds dt त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम में अनुक्रमानुपाती जब जोड़ेंगे संधि करेंगे व्युत्क्रमानुपाती ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, बस वही चीज यहाँ पे प्रदर्शित करना है हमको। तो नीचे लिख देना, अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर अर्थात वृद्धि की दर उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, या त्रिज्या के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती है। हो जाएगा, नोट करो तुरंत इसको। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ो, यहाँ के सारे सवाल एकदम आसान आसान है, सवाल कोई भी कठिन नहीं है, बस जो चीजें दी गई हैं और जो निकालना है। इसीलिए तो हमने क्या काम किया, अभ्यास शुरू करने से पहले ही सबका फॉर्मूला लिखवा दिया कि फॉर्मूले में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अगर फॉर्मूला तैयार है तो बाकी अवकलन करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर गलती कर रहे हो तब जानो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई। सारा तरीका बता दिए कैसे करना है तुम्हें। हाँ, ये मान लो थोड़ा सा अलग था कि तुमको कुछ अलग लग रहा था कि एक समान दर से बढ़ रहा है तो उसमें माने क्या, तो एक समान दर से बढ़ता है तो उसे स्थिरांक मानते हैं। जब कोई भी एक समान दर से परिवर्तित हो, चाहे उसका कुछ भी एक समान हो,
तो उसमें बदलाव नहीं होता, और जिसमें बदलाव नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। ठीक, ये ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान देते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 भी ठीक वही सवाल है, वक्र भी कुछ उसी तरह का है, बस यहाँ पे कह रहा है कि जो उसका y निर्देशांक है x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बदल रहा है। कहने का अर्थ यह है कि y निर्देशांक अर्थात बिंदु की कोटि, x निर्देशांक अर्थात बिंदु का भुज, ये तो कन्फर्म पता होना चाहिए हमें। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि जो कोटि में परिवर्तन की दर है, भुज में परिवर्तन की दर का 8 गुना है ना, तो वही काम हमको करना है। परिवर्तन की दर यहाँ पे दिया गया क्या, किसके सापेक्ष है, मतलब बढ़ने की दर दिया गया या घटने की दर दिया गया, किसके सापेक्ष नहीं दिया गया सवाल में। कहीं कहा क्या, कह रहा है ध्यान से देखो, y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे एक और सवाल, एक और तरीका लगा सकते हो, y निर्देशांक जो है x निर्देशांक के सापेक्ष बदल रहा है ना, किसके सापेक्ष बदल रहा है, x निर्देशांक के सापेक्ष, अर्थात ddx ऑफ y लिख सकते हो बराबर 8 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, ddx ऑफ y बराबर 8, ठीक है ना, अर्थात dy dx बराबर क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, और दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लेकिन हम यहाँ पे बस वही ध्यान देते हैं कि इनके परिवर्तन की दर जब कुछ नहीं दिया है तो किसके सापेक्ष मानेंगे, हम समय t के सापेक्ष मानेंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहला उस बिंदु को ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, उस बिंदु को ज्ञात करना है। तो पहला काम तो हमें यही मानना होगा कि माना वह बिंदु बराबर x, y लिख रहा है, इसको मानते हैं भुज और इसको मानते हैं कोटि। हो गया, तो लिख लो एक बार ऐसे, x निर्देशांक अर्थात भुज बराबर क्या, x, y निर्देशांक अर्थात कोटि बराबर क्या मानेंगे, इसको y मानेंगे ना। उसके बाद देखो, इतना मानने के बाद दिया है, कुछ दिया है, अभी वक्र पे नहीं चल रहे हैं, पहले जो जो चीजें दी गई हैं उनको कर लो, तब हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक, दिया है, क्या दिया है जी, y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है। समीकरण की शर्त यही है, तो क्या लिखेंगे, y निर्देशांक के बढ़ने की दर बराबर x निर्देशांक के बढ़ने की दर का कितना गुना, 8 गुना। अब यहाँ किसी के सापेक्ष नहीं दिया इनको, इसलिए इसको कर लो dy dt बराबर, इसको क्या कर लो, dx dt का कितना गुना, 8 गुना। अर्थात जहां dy dt दिखेगा उसकी जगह हम dx dt गुणे क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। इसके पहले वाले सवाल में वही कहा था, समान दर से बढ़ रहे हैं, तो हमने केवल dy dt बराबर dx dt कर लिया था, गुणा 8 नहीं किया था, क्योंकि समान से इक्वल थे। हो गया ना। उसके बाद देखो, अब क्योंकि वक्र क्या है, क्या जी, 6y बराबर x³ + 2, इसके सापेक्ष अवकलन करोगे जी, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 6 को बाहर करेंगे, ddT करना है ना,
ऑफ वाई बराबर डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी टी ऑफ किसका जी 2 का क्या हो जाएगा 6 बाहर इसका डी वाई डी एक्स हो गया डी वाई डी एक्स बोल रहे डी वाई डी टी इसमें घात आगे आएगी घात में से एक घटेगा इसको लिखना है डी एक्स डी टी और प्लस इसका अवकलन 0 तो 6 इंटू मान रखते हैं क्या मान रखने पर 6 गुणा इसको लिख सकते हो dx dt गुणा 8 समीकरण नंबर कहां से जी 1 से और वक्र को मान लो समीकरण नंबर 2 इधर बचा 3x स्क्वायर फिर dx dt ये तो कट गया 6 8 48 बटे कितना 3 बराबर x स्क्वायर कितना आया 16 x स्क्वायर बराबर 16 x बराबर करड़ी में 16 x बराबर प्लस माइनस 4 दो बिंदु मिलेंगे जी 2 बिंदु मिलेंगे कब जब x बराबर प्लस 4 तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को देखोगे तो 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 मतलब 4 का क्यूब प्लस 2 अर्थात 64 प्लस 2 मतलब 6y है ना तो y बराबर 66 बट्टे 2 बराबर नहीं 66 बट्टे 6 बराबर कितना 11 y की वैल्यू आ गई है क्या लिखें कहाँ बिंदु का लिखें चलो इसलिए बिंदु हो जाएगा x कॉमा वाई अर्थात 4 कॉमा 11 यहां पे लिख लेना इसलिए बिंदु x कॉमा वाई बराबर 4 कॉमा कितना जी 11 हो जाएगा ना उसके बाद तथा जब y बराबर नहीं x बराबर -4 तो 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 तो 6y बराबर -4 का क्यूब प्लस 2 अर्थात -64 प्लस 2 अर्थात -62 बट्टे कितना जी 6 कटेगा क्या 2 3 6 31 दूनी 62 इसलिए x कॉमा वाई बराबर -4 कॉमा -31 बट्टे 3 ऐसे उत्तर हो जाएगा वर्ग था इसलिए 2 उत्तर प्राप्त हुए वर्ग नहीं होता तो 1 उत्तर प्राप्त होता हमने जो सवाल नंबर 14 बताया था उसमें भी ड्रम से तेल नीचे आ रहा था और इसमें भी फनल से पानी नीचे आ रहा है दोनों में तल नीचे गिर रहा है ड्रम में भी ऊंचाई कम हो रही थी इसमें भी ऊंचाई कम होगी ड्रम में भी ऊंचाई में परिवर्तन की दर पूछा था यहां भी ऊंचाई में परिवर्तन की दर पूछा है वहां पर ऊंचाई में परिवर्तन की दर जब पूछा था तो उसकी तेल की ऊंचाई की जरूरत ही हमको नहीं पड़ी थी क्योंकि सवाल में हमको केवल घुमाने के लिए दिया गया समझ गए लेकिन इस बार ध्यान से समझो ये है फनल और कैसा फनल है शंक्वाकार जैसे कुप्पी होती है हमारे यहाँ ये कुछ इस प्रकार का है दिख रहा है इसमें नीचे से पानी गिरेगा धीरे धीरे यहां पे इसकी त्रिज्या है फनल की कितनी है जी फनल की त्रिज्या
फनल की त्रिज्या 5 सेमी है, 5 सेमी, और सीधी ऊंचाई है पूरा का पूरा 10 सेमी, अर्थात यहां से यहां तक कितना सेमी है, 10 सेमी। तिरछी ऊंचाई न पता है ना उसकी चर्चा करनी है, क्योंकि तिरछी ऊंचाई की चर्चा तभी होती है जब वक्र पृष्ठ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वक्र पृष्ठ। तो सवाल में कहीं वक्र पृष्ठ की चर्चा किया है? सवाल में कहीं वक्र पृष्ठ की चर्चा हुई है? नहीं हुई है, इसलिए हमको तिरछी ऊंचाई से मतलब नहीं होगा। उसके बाद देखो, क्या तेल ये पानी पूरा भरा है? नहीं, तल की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो पूरा फनल तो हमारा 10 सेमी है और तल की वह 7.5 सेमी तक है, मतलब यही कहीं तक है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अर्थात पानी का तल यहां पर होगा, दिख रहा है? और इतने तल की ऊंचाई कितनी है? अब इसको कैपिटल H बराबर मानो और इसको स्मॉल h बराबर मानो, 7.5 सेमी हो गया। ये त्रिज्या पता है क्या? 5 सेमी मान ले? नहीं मान सकते, क्योंकि ये नीचे देख रहा हूं पिचकता जा रहा है, अर्थात त्रिज्या कम होती जा रही है। तो जो तेल का तल है उसकी त्रिज्या भी नहीं पता है, इसको कैपिटल R मान लो और इसको क्या मान लो? स्मॉल r। अब तनिक ध्यान से सोचने वाली बात है, जो सवाल नंबर 14 हमने बताया था उसमें हमने क्या किया था? तेल का आयतन का सूत्र लिखा। किसके आयतन का सूत्र लिखे थे? तेल के आयतन का सूत्र। और क्योंकि हमने कहा उसमें R में बदलाव नहीं हो रहा है, किसमें बदलाव हो रहा है? H में, क्योंकि ड्रम से जब तेल कम हो रहा था तो धीरे धीरे नीचे होता जा रहा था, जबकि त्रिज्या जो ड्रम की त्रिज्या थी वही रह गई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए ध्यान देना, हमने वहां पे R का मान सीधे सीधे रख दिया था। जब हम सवाल लगा रहे थे तो ध्यान दियोगे, हमने R का मान पहले रख दिया था। R का मान रखने के बाद बात नहीं करो, सुनाई दे रहा है? बात मत करो, सवाल बता रहे हैं, बस ध्यान से सुनते रहो। तो उसमें हमने क्या किया? R का मान रख दिया, क्योंकि R कांस्टेंट था, ड्रम बेलनाकार था, उसके R में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तेल का तल धीरे धीरे नीचे आ रहा था, अर्थात उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही। समझ गए? तो हमने ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकाल दिया था R का मान रखकर। लेकिन यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तनिक, ये तेल का तल है ना, तेल का तल। अब जब यहां से तेल धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो ध्यान से समझना, ये तल नीचे की ओर आएगा, और जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा, देखो नीचे ये पिचकता जा रहा है, अर्थात ये H तो घट रहा है, H के साथ साथ कौन घट रहा है? R घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार से R का मान निकाल भी लें तो उसे रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर ये तेल भरा है तो इस शंकु के आयतन में ही भरा होगा ना? किसमें भरा होगा? आयतन में। तो हम यहाँ पे लिख दें इस तरह से, तेल का आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर, कैपिटल नहीं स्मॉल, क्योंकि तेल पूरे फनल में नहीं भरा हुआ। तेल का तो ऊंचाई H तक, ये तेल यहीं तक है ना, वैसे तो पूरी ऊंचाई कैपिटल H की नहीं लिखे, स्मॉल h लिखे। क्यों? क्योंकि तेल कहां तक था? केवल H ऊंचाई तक था। उसके बाद स्मॉल r लिखे, कैपिटल R नहीं लिखे, क्योंकि तेल जहां तक है उसकी त्रिज्या स्मॉल r की है। दिख रहा है ना? तो अब सोचो, यहां पर R का मान पता करके R का मान रख दे, क्योंकि पूछ रहा है कि तेल की ऊंचाई या तेल का तल गिरने की दर ज्ञात करो। तेल का तल गिरने की दर मतलब ये तल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो देखो ये ऊंचाई है ना, ऐसे तल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब कौन कम हो रहा है? H कम हो रहा है। तो H में परिवर्तन की दर बताना है, किसमें परिवर्तन की दर बताना है? H में। तो H में परिवर्तन की दर बताना है तो T के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो,
डीवी dt तुम्हें पता ही है, आर की वैल्यू निकाल के रख दो, आर की वैल्यू निकाल के रख दो, लेकिन तुम आर की वैल्यू निकाल के जो रखोगे वो यहाँ की वैल्यू बताएगा। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे तल कम होता जाएगा आर भी तो कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हमेशा परिवर्तन के लिए आर निश्चित रहेगा? हमेशा परिवर्तन के लिए आर निश्चित होगा? नहीं होगा, आर में बदलाव होगा। इसलिए अब एक काम करना है, आर का मान हम नहीं रख सकते हैं, इसका भी अवकलन करना होगा। जितने मान परिवर्तनीय होते हैं अर्थात वेरिएबल होते हैं उन सबका अवकलन करना पड़ता है हमें। परिवर्तनीय मानों का ही तो अवकलन करते हैं, स्थिरांकों का अवकलन नहीं करते हैं। तो इसमें 1/3 पाई स्थिरांक से बाहर हो जाएगा, इस आर का अवकलन होगा, एच का अवकलन होगा। अब तनिक सोचो, जब आर का अवकलन करोगे तो ये dr dt बन जाएगा, एच का अवकलन करोगे तो dh dt बन जाएगा, और v का अवकलन करोगे तो dv dt बन जाएगा। अब सोचो, dv dt तुम्हें सवाल से पता है, दिया गया है ना? dh dt तुम्हें ज्ञात करना है, तल में परिवर्तन की दर निकालना है, तल के नीचे गिरने की दर। लेकिन क्या तुम्हें आर में परिवर्तन की दर सवाल में दिया गया है या सवाल में पूछ रहा है? नहीं। परेशान करेगा dr dt, करेगा कि नहीं करेगा? न तो dr dt पता है, न dr dt निकालने का कोई प्रोसेस दिया गया है। क्या इसमें कहीं ऐसा कुछ दिया है कि वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर इतनी है या संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की दर इतनी, ऐसा कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया। तो अब क्या करेंगे, आर को हमें खत्म करना होगा और आर का कांस्टेंट मान रखकर नहीं खत्म करना होगा। समझ गए? एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इस आर को बदल दिया जाए एच में। किसमें बदल दिया जाए? एच में। अर्थात आर का संबंध इस एच से निकाल लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर आर का संबंध तुम एच से निकाल देते हो तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि एच के बदलने के साथ आर किस प्रकार बदल रहा है। अगर हमने संबंध पता कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि एच के बदलने के साथ आर किस प्रकार बदल रहा है। वही काम हमको करना है, समझ गए? अब उसके लिए हमें दोनों त्रिभुजों को लेना पड़ेगा। दो त्रिभुज तुमको दिख रहे होंगे, इसमें दिख रहे हैं, एक ऐसे पूरा बड़ा वाला और एक ऐसे छोटा वाला। बड़ा वाला लेंगे पूरे फनल के संबंध में, छोटा वाला लेंगे तेल के संबंध में। दिख रहा है? तो अब करोगे क्या तुम? पहले इसमें नाम लिखो इसका, ए ओ बी सी और यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। त्रिभुज AOB में अगर इस कोण को हम क्या मान ले जी? थीटा। दोनों गलती हो गया ना? तो त्रिभुज बना लो। बना लिए ना? हमको इस आर और इस एच में संबंध पता करना है। तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज क्यों ले रहे हैं? क्यों छोटा वाला ही त्रिभुज लेके हम एच का आर का मान नहीं निकाल दे रहे हैं? छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें न आर पता है, न ये तिरछी ऊंचाई पता है, खाली एच पता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगने से रहा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। इन तीनों में से जब कोई दो पता रहेगा तभी तीसरा ज्ञात कर सकते हो, ये हमारा नियम होगा ना। लेकिन अब एक चीज ध्यान से देखो, उसके लिए हम tan थीटा अगर निकालें, क्यों जी? क्योंकि ये कोण के सामने की भुजा आर लंब हो गई और कोण से लगी सीधी भुजा क्या हो गई? एच हो गया ना। तो tan थीटा बराबर सूत्र बनता है लंब बट्टे आधार। लंब है आर, नहीं पता है, आधार है एच, इसका मान है 7.5। कितना है जी? 7.5। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो 7.5 रखेंगे आर, बात मत करो, खाली नहीं कर पा रहे तुम लोग, करे नहीं के। उसके बाद देखो एच की वैल्यू 7.5 रखे, आर नहीं पता है, आर भी नहीं रख सकते हैं, समझ गए? आर पता नहीं है, थीटा नहीं पता है, दो चीजें यहाँ पे हमको ज्ञात नहीं है। बात करना हो तो बाहर चले जाओ, हमको बार बार ना समझाना पड़े।
बताने में हमको डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे ना थीटा पता है ना आर पता है, इसका मतलब यहाँ भी दो चीजें नहीं जानते, इसलिए हम नहीं निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार से। ये जो हमने टेन थीटा निकाला, अगर टेन थीटा की वैल्यू हमको मिल जाती तो हम रख देते और टेन थीटा की वैल्यू हमको मिल कहां से सकती है, ये बड़े वाले त्रिभुज से। क्यों? क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कितना है और ये वाला कितना है। अब टेन थीटा बराबर निकालोगे लंब बट्टे आधार, लंब है 5, आधार है 10, मतलब टेन थीटा बराबर 5/10 अर्थात कितना 1/2। टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इस छोटे वाले में वही टेन थीटा रख देंगे, क्योंकि छोटे वाले के लिए भी वही थीटा है, बड़े वाले के लिए वही थीटा है। दिख रहा है कोई बदलाव है क्या? दोनों नहीं है, इसका मतलब दोनों समान है। तो सबसे पहला काम इसमें लिया हमने, कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई और कोण से लगी सीधी भुजा ये क्या हो गई, आधार। और ये कोण थीटा है ना, तो इसमें क्या निकालोगे पहले तुम, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। मान रखो इसका, क्या मान रखोगे जी, टेन थीटा बराबर लंब है 5, आधार है 10, मतलब टेन थीटा बराबर क्या आया 1/2। इक्वेशन नंबर 1। पुनः त्रिभुज कौन सा, AED जो तेल वाला है, तेल वाला ये छोटा बना ना, AED में इसको बना लो। ये वाला है H बराबर कितना सेमी जी, 7.5 सेमी, ये नहीं पता है। और ये कोण कितना था, थीटा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब निकालो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब और आधार समझ चुके हो कौन कौन होगा, R/7 कितना 5, बात नहीं। तो टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, R/7.5। टेन थीटा की वैल्यू कहां से, समीकरण 1 से, 1/2 बराबर R/7.5। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे तिरछा गुणा कराने से R का मान तो मिल जाएगा, लेकिन वो R का मान कब होगा, जब तेल इतनी ऊंचाई पर है, ठीक है ना। अभी जब तेल नीचे गिरने लगेगा R भी कम होने लग रहा है, इसका मतलब R यहाँ पर रखना सही नहीं होगा, जो हमने आयतन का सूत्र लिखा था। क्यों? क्योंकि R भी बदल रहा है। सवाल नंबर 14 में हमने R की वैल्यू पहले इसलिए रख दी थी क्योंकि ड्रम बेलनाकार था और ऊपर से नीचे तक सब जगह पे क्या था, R ही था। कितना भी तेल नीचे गिर जाएगा लेकिन उसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तेल कितना भी नीचे गिर जाए। लेकिन यहाँ शंकु के साथ क्या हो रहा है कि तेल जैसे जैसे नीचे गिरता जा रहा है, त्रिज्या भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, अर्थात त्रिज्या भी परिवर्तनीय है। समझ गए? इसलिए त्रिज्या का यहाँ पे स्थिरांक मान नहीं रखेंगे। हमने अभी क्या बताया, त्रिज्या का संबंध किससे निकालेंगे, ऊंचाई h से निकालेंगे। अर्थात जो हमने यहाँ पे 7.5 वैल्यू रखा है उसको न रख के हम h रख दें तो h से उसका संबंध मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो हम यहाँ पे 7.5 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, h रखेंगे। तो देखो कुछ इस प्रकार से मिला और ये आएगा नीचे से ऊपर, तो इसलिए R बराबर तुम्हें मिलेगा h बट्टे कितना, तो मिल जाएगा ना। अब इसी को मान लो समीकरण नंबर 2, दिखाई दे रहा है। और इसको उठाओ, कहां रख दोगे, आयतन के सूत्र में। या दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है कि यहीं से दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, यहीं से दोनों पक्षों का अवकलन करके dr dt का मान dh dt के पद में निकाल दो। लेकिन एक घाटा हो जाएगा तुम्हें। घाटा क्या होगा कि वहां पे तब r² इंटू h का फर्स्ट इंटू सेकेंड पे अवकलन करना पड़ेगा। फर्स्ट को रखेंगे सेकेंड का, सेकेंड को रखेंगे फर्स्ट का, बड़ा हो जाएगा। वैसे अगर r का मान h के पदों में रख देंगे तो r² है तो h² हो जाएगा और h³ हो जाएगा ना। सीधा एक बार में अवकलन कर देंगे, घात आगे आएगी, घात में से घट जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसलिए हम यही मान सीधे रख देते हैं। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, जो चाहो कर सकते हो। तो अब क्या कर रहा है, दिया है, क्या दिया है जी, फनल से पानी गिरने की दर, ये सवाल में दिया गया है।
दिया गया है फनल से पानी गिरने की दर। अब पानी कहाँ भरेगा जी? फनल में। उसके आयतन में भरेगा कि उसके वक्रपृष्ठ में भरेगा? आयतन में भरेगा ना। इसका मतलब किसमें परिवर्तन की दर दिया है? आयतन में परिवर्तन की दर दिया गया है। तो उस आयतन में परिवर्तन की दर को हम क्या मानेंगे? dV dt बराबर 5 सेमी क्यूब पर सेकेंड। वैसे मात्रक से भी दिख रहा है कि वो आयतन ही होगा, क्योंकि सेमी क्यूब लगा हुआ है। लगा है ना, ये ध्यान में रखना। अब ये दे दिया गया है, यही एक चीज दिया भी था सवाल में। बाकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया, उनका कोई सूत्र पढ़े हमको? नहीं, केवल किसका सूत्र जानते हैं इसमें? v का। तो क्योंकि v बराबर किसके लिए जी? शंकु के लिए। क्या जानते हो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समीकरण कहाँ से? 2 से। 1/3 पाई आर की जगह क्या रख दो? h/2 का स्क्वायर गुणे एच। 1/3 पाई एच क्यूब बट्टे कितना कर दे? 2 दूनी 4। ऐसे करे पर एच स्क्वायर गुणे एच। 1/12 पाई, उसके बाद एच क्यूब। अब इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर लेना? टी के सापेक्ष अवकलन। सब पता है तुम्हें, एच भी पता है। पता है कि नहीं पता है? पाई का मान जानते ही हो। पाई का मान रखो चाहे मत रखो, उत्तर तुम्हारा पाई में ही आ जाएगा। नहीं रखोगे तो उत्तर पाई में आ जाएगा, रखोगे तो पाई का मान रख देगा, हो जाएगा। अवकलन करो। अभी देखो, यहाँ पे हम एच की वैल्यू रख देते तो एक कांस्टेंट मान मिल जाता, लेकिन एच की वैल्यू हमको रखना नहीं है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि एच परिवर्तनीय है। आर की वैल्यू भी पहले नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि आर भी परिवर्तनीय था, और आर का परिवर्तनीय मान ही हमने रखा है कि आर बराबर h/2, अर्थात आर का मान एच का आधा होगा। एच जैसे जैसे बदलेगा आर उसका आधा होता जाएगा। यही यहाँ पे तर्क होगा हमारा, होगा ना। क्योंकि देखो, जब पूरी ऊंचाई 10 थी तो 10 का आधा त्रिज्या कितनी थी? 5 थी। जब पूरी ऊंचाई 7.5 हुई तो देखो 7.5 का आधा होगा ना। 7.5 का आधा अर्थात 3.75 होगा, होगा। इसी प्रकार से और नीचे होगा तो आधा होता जाएगा। इसका मतलब परिवर्तन का संबंध क्या है? आधे पे है। इसलिए हमने एच बट्टे क्या रखा? उसकी जगह 2 रखा है। हो जाएगा, नोट कर सकते हो। नोट कर लो, हल कर लेना सवाल को घर से आगे। सवाल ध्यान देना, थोड़ा सा फंसाने वाला, इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है बड़े नंबर में, याद रखे रहना।